हेलो एंड वेलकम टू वर्मास ऑनलाइन एकेडमी। दोस्तों आइए देखते हैं झारखंड जीके से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, इस पूरे वीडियो में हम लोग 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे जो झारखंड जीके पर आधारित होंगे और आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं जैसे सीजीएल अथवा पीजीटी टीजीटी ये जितने भी एग्जाम्स हैं दोस्तों इन सभी के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और जो लोग आज के इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी अपडेट्स हैं समय समय पर मिलने वाले अपडेट्स आपको समय समय पर जो है ये नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होते रहें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन जो है ये जेएसएससी सीजीएल अथवा अन्य एग्जाम्स में पूछा जा सकते हैं। और हर एक क्वेश्चन को जो है क्वेश्चन के बाद हम लोग एक अच्छा डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से जो है इसका क्या आंसर होना चाहिए और उससे जुड़े हुए जितने भी पहलू हैं इन सभी पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है ये है, उधवा झील पक्षी विहार किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर है कि इसमें जो है जिला पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ये है साहेबगंज जिले में। ये जो उधवा झील पक्षी विहार है ये कहाँ स्थित है, तो साहेबगंज जिले में। आइए कुछ और जो फैक्ट्स हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उधवा झील पक्षी विहार की स्थापना कब हुई है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, वर्ष 1991 में। ठीक है, उधवा झील पक्षी विहार की स्थापना हुई है वर्ष 1991 में और ये स्थित है किस जिले में, साहिबगंज जिले में। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावे कुछ अन्य पक्षी विहार जो हैं झारखंड के, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक है ईचागढ़, ईचागढ़ पक्षी विहार। ठीक है, ईचागढ़ पक्षी विहार कहाँ पर है, तो ये सरायकेला खरसावां जिले में है, सरायकेला खरसावां जिले में। एक है चंद्रपुरा पक्षी विहार, चंद्रपुरा। ठीक है, ये चंद्रपुरा पक्षी विहार कहाँ पर है, बोकारो में है। एक और जो है ये है तेनूघाट पक्षी विहार, ये भी है दोस्तों बोकारो जिला में है। ठीक है, एक है तिलैया पक्षी विहार, तिलैया पक्षी विहार। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, तो कोडरमा में। तो आपको जो है ये सभी चीज़ याद रखना है कि उधवा झील पक्षी विहार किस जिले में स्थित है, तो ये स्थित है साहिबगंज जिले में। इसके अलावा ईचागढ़ पक्षी विहार की हम लोग बात करते हैं, सरायकेला जिला में स्थित है। चंद्रपुरा पक्षी विहार बोकारो में। ठीक है, उसके बाद है तेनूघाट पक्षी विहार, ये भी बोकारो में। फिर है तिलैया पक्षी विहार, ये है कोडरमा में। और हम लोग एक चीज़ और हम लोग क्या देखें कि उधवा झील पक्षी विहार जो है ये कहाँ पर है, साहिबगंज में है। और इसकी स्थापना कब हुई है, वर्ष 1991 में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो पक्षी विहार का लगभग ये चीज़ जो है आपका क्लियर रहेगा। एक क्वेश्चन जो है ये है कि पालकोट वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। ठीक है, पालकोट वन्य जीव अभयारण्य के बारे में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों टोटल जो है झारखंड में हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं कि टोटल झारखंड में टोटल जो है कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं, ये आप पहले देख लीजिए। झारखंड में टोटल जो है ये वर्तमान में 11 वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं, तो 11। और ये जो पालकोट वन्यजीव अभयारण्य है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों गुमला जिले में। ठीक है, ये स्थित है गुमला जिले में। और उधवा झील के बारे में हमने पढ़ा था, वर्ष 1991 में ये स्थापित हुआ है। और ये पालकोट वन्यजीव अभयारण्य जो है ये उससे ठीक 1 साल पहले यानी कि वर्ष 1990 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक, तो क्लियर है यहाँ पर टोटल जो है झारखंड में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं, 11 हैं। और ये पालकोट वन्यजीव अभयारण्य जो है इनमें से एक है जो कहाँ स्थित है, गुमला में। स्थापना वर्ष क्या है, वर्ष 1990। उधवा झील पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है, साहिबगंज में। स्थापना वर्ष 1991। इसके अलावा और कौन कौन से पक्षी विहार हैं, ईचागढ़, चंद्रपुरा, तेनूघाट, कोडरमा में, माफ़ कीजिएगा, कोडरमा में तिलैया पक्षी विहार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं 1767 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। ठीक है, तो 1767 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ था ये कौन सा विद्रोह हुआ था, ढाल विद्रोह हुआ था। ढाल विद्रोह 1767 ईस्वी में कौन सा विद्रोह हुआ था, ढाल विद्रोह हुआ था। कब शुरू हुआ था, 1767 ईस्वी में। कब तक चला था, 10 वर्षों तक चला था। पहला विद्रोह था जो, ठीक है, तो 1777 ईस्वी तक चला था। ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना कि वर्ष 1767 ईस्वी में झारखंड का जो है ये पहला विद्रोह था जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था। और 1767 ईस्वी में शुरू हुआ था, 1777 ईस्वी तक चला था। अब कहा जा रहा है कि इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो हमने देखा था जब हम लोग विद्रोह के बारे में, झारखंड के प्रमुख विद्रोह के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने क्या देखा था कि ये जो पहला विद्रोह हुआ था ये इसका नेतृत्व किया था ढालभूम के राजा जगन्नाथ ढाल ने। एक्चुअल में क्या हुआ था उसके बारे में हमने पढ़ा है,
आज जो है एक बार हम लोग फिर से इसको रिवाइंड करते हैं। एक्चुअल क्या है कि ये झारखंड है। झारखंड में जो है अंग्रेजों का प्रवेश इस क्षेत्र से हुआ, ढालभूम क्षेत्र से, सिंहभूम ढालभूम क्षेत्र से हुआ। उस समय यहाँ के जो राजा थे, जब अंग्रेजों को यहाँ पर जो है दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया तो अंग्रेज जो है इस क्षेत्र में प्रवेश किए। यहाँ ढालभूम के राजा कौन थे? तो ढालभूम के राजा थे राजा जगन्नाथ ढाल। तो अंग्रेज जब यहाँ पर आए तो इन्होंने क्या किया, राजा जगन्नाथ ढाल को जो है अपदस्थ कर दिया, इनके गद्दी से इनको हटा दिया गया और इसके प्लेस में एक नीमू ढाल करके जो थे, नीमू ढाल, तो जगन्नाथ ढाल को हटा के नीमू ढाल के यहाँ का राजा बना दिया। कब? 1767 ईस्वी में जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो। ठीक है, परिणाम क्या हुआ? जो राजा थे पहले के, इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कहाँ के राजा थे? ढालभूम के राजा थे। अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया, यहाँ की जनता ने इसको साथ दिया। ठीक है, तो 1767 ईस्वी में ये विद्रोह उसी समय शुरू हो गया। उसके बाद फिर क्या होता है कि इस विद्रोह के दमन के लिए जो है अंग्रेजों ने प्रयास किया, किंतु जब उनको सफलता नहीं मिली तो लास्ट में जो है वर्ष 1777 में अंग्रेजों ने फिर से राजा जगन्नाथ ढाल को यहाँ का राजा घोषित कर दिया, राजा बना दिया। ठीक है, और इसी के साथ ये विद्रोह समाप्त हुआ। तो ढाल विद्रोह के बारे में हमने देख लिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि 1767 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा ढालभूम के राजा जगन्नाथ ढाल। ठीक है, वो तत्कालीन राजा थे। झारखंड का पहला विद्रोह कौन सा था? तो यही था, ढाल विद्रोह, ढाल विद्रोह। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है ये है, हुंडरू जलप्रपात की कुल ऊंचाई कितनी है? ठीक है, पूछा जा रहा है कि हुंडरू जलप्रपात की कुल ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है यह है 98 मीटर। या तो अगर फीट की बात करें, अगर फीट में यहाँ ऑप्शंस में रहेगा तो है 321 यानी कि 321 फीट। आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर है? तो रांची में है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस नदी पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी पर है, स्वर्णरेखा। तो हुंडरू जलप्रपात जो है ये स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखना। उसके बाद जो है ये झारखंड का सेकेंड लेवल का जलप्रपात है, सेकेंड सबसे हाईएस्ट जलप्रपात है। ठीक है, तो रैंकिंग में जो है ये सेकेंड लेवल में आएगा। और जो फर्स्ट जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये लोध जलप्रपात है। ठीक है, लोधघाघ जलप्रपात या बूढ़ाघाघ जलप्रपात, जो कहाँ पर स्थित है? तो लातेहार में स्थित है। तो हुंडरू जलप्रपात के बारे में पूछ रहा है, ऊंचाई 98 मीटर, या तो फीट में 321 फीट। किस जिले में स्थित है? रांची में। स्वर्णरेखा नदी पर है, स्वर्णरेखा नदी जो है ये हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। झारखंड का जो है दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात, रांची के लिए अगर हम लोग बोलें तो पहला सबसे ऊंचा जलप्रपात। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये है कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ स्थित है? तो बेतला में। बेतला नेशनल पार्क आपने नाम सुना होगा। ये झारखंड का जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है ये है बेतला में स्थित। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। टोटल जो नेशनल पार्क्स हैं झारखंड में वो है एक नेशनल पार्क। ठीक है, एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जो कि है बेतला नेशनल पार्क। दूसरा चीज़ आपको याद रखना है कि टोटल जो है वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यहाँ पर कितने हैं? तो 11 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको साथ साथ में सीखते चला जाना है, याद रखते चला जाना। अब बेतला नेशनल पार्क के बारे में हम लोग को और क्या क्या चीज़ आता है? तो इसकी स्थापना जो हुई है ये वर्ष 1986 में हुई है। वर्ष 1986 में इसकी स्थापना हुई है। और किस जिले में पड़ता है बेतला नेशनल पार्क? तो लातेहार में पड़ता है। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट्स आपको याद रखना है कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है बेतला राष्ट्रीय उद्यान यानी बेतला नेशनल पार्क, जो कि बेतला में स्थित है, लातेहार में। स्थापना कब हुई है? वर्ष 1986 में, 1986। ठीक है, झारखंड में टोटल कितना राष्ट्रीय उद्यान है? तो एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। कितना वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो 11 वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ठीक है, कहा जा रहा है कि वर्ष 2011 की जो जनगणना हुई है, जो आखिरी जनगणना हुई है, इसके अनुसार से सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शंस तो यहाँ पर है नहीं, तो हम लोग देख लेते हैं इसका जो सही आंसर है। तो इसका सही आंसर होगा पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में जो है सर्वाधिक लिंगानुपात है। याद रखिएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात मतलब पुरुष के कंपेयर में महिलाओं की संख्या जो है ज़्यादा होनी चाहिए।
ठीक है, महिलाओं की संख्या कितनी होती है पुरुष के अनुपात में, मेल पॉपुलेशन के अनुपात में, रेशियो में फीमेल पॉपुलेशन का संख्या कितना है, वो जो है लिंगानुपात कहलाता है। तो यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो इसका जो उत्तर होगा ये होगा पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, जहाँ का लिंगानुपात कितना है 1005 है। ठीक है, और सेकेंड नंबर पर कौन सा आता है, सिमडेगा आता है। सिमडेगा जो है ये सेकेंड नंबर पर आ रहा है। ठीक है, यहाँ का लिंगानुपात कितना है 997। तीसरा नंबर पर आता है खूंटी। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि सिमडेगा और खूंटी ये दोनों जो है दूसरे नंबर पर आ रहा है। 997 जो है इसका लिंगानुपात है। और झारखंड का एकमात्र जिला जहाँ पर पुरुषों की संख्या में महिलाएं ज़्यादा हैं, ठीक है, तो ये है पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले की। ठीक है, कि झारखंड के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात है, तो न्यूनतम के केस में जो है टॉप पर है धनबाद। ठीक है, जहाँ का लिंगानुपात कितना है 909। ठीक है, और सेकंड नंबर पर क्या है रामगढ़, तो इसका लिंगानुपात कितना है 921। ठीक है, तो जनगणना रिपोर्ट वाला जो क्वेश्चन है ये कंपलसरी आएगा, क्योंकि लैब असिस्टेंट के एग्जाम्स में जो है इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको एक बार वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट जो है उसको स्टडी कर लेना है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा कि वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है पश्चिमी सिंहभूम, जहाँ का लिंगानुपात है 1005। दूसरा और तीसरा नंबर पर सिमडेगा और खूंटी है। ठीक है, जहाँ का लिंगानुपात है 997। और न्यूनतम की अगर हम लोग बात करें तो सबसे टॉप पर जो है न्यूनतम में सबसे कम लिंगानुपात जो है वो कहाँ है, धनबाद में, जो कि 909 है। और रामगढ़ में जो है ये सेकेंड नंबर पर है, जो कि है 921। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तेतुलिया गर्म जलकुंड किस नदी पर स्थित है। ठीक है, यह है क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है यह है दामोदर नदी। तेतुलिया गर्म जलकुंड जो है सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं किस जिले में है, तो ये पड़ता है धनबाद में। ठीक है, कौन सा जिले में आता है तेतुलिया गर्म जलकुंड, तो धनबाद में आता है। ठीक है, किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये दामोदर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो धनबाद जिले में स्थित है तेतुलिया गर्म जलकुंड। धनबाद के किस प्रखंड में है, तो टुंडी प्रखंड में पड़ता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, धनबाद के टुंडी प्रखंड में पड़ता है तेतुलिया गर्म जलकुंड। ठीक है, इसके अलावा एक और गर्म जलकुंड जो धनबाद में है, ये कौन सा है, सुसुम पानी गर्म जलकुंड। ठीक है, तो ये गर्म जलकुंड है सुसुम पानी, जो कहाँ पर पड़ता है, धनबाद में, धनबाद जिले में। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये है झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी कौन सी है। ठीक है, कौन सी एकमात्र ऐसी नदी है जहाँ पर जो है नाव चलाई जा सकती है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है मयूराक्षी नदी। झारखंड की जितनी भी नदियाँ हैं लगभग जो है सभी पहाड़ी नदियाँ हैं। एकमात्र ऐसी नदी मयूराक्षी नदी है या मोर नदी है जो नौका चलाने के लायक है, नौगम्य है। ठीक है, इसमें नाव चलाई जा सकती है। अब हम लोग मयूराक्षी नदी के बारे में कुछ जान लेते हैं। मयूराक्षी नदी निकलती कहाँ से है, देवघर में। कहाँ से निकलती है, देवघर में। देवघर के त्रिकूट पहाड़ी से, त्रिकूट पहाड़ी। ठीक है, देवघर के त्रिकूट पहाड़ी से ये निकलती है मयूराक्षी नदी, और ये जाकर मिल जाती है कहाँ पर, तो इसका मुहाना जो है ये है हुगली नदी में। हुगली नदी में, पश्चिम बंगाल में पड़ता है हुगली नदी, आप जान रहे होंगे। तो ये हुगली नदी में जब जाकर मिल जाती है मयूराक्षी नदी। ठीक है, और इस नदी के बारे में एक और खासियत क्या है, इस नदी पर जो प्रसिद्ध मसानजोर बांध जो है ये इसी नदी पर स्थित है। मयूराक्षी नदी पर ही कौन सा बांध स्थित है, तो मसानजोर बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है, बांध। ठीक है, मसानजोर बांध ये किस नदी पर स्थित है, तो मयूराक्षी नदी पर। और ये मसानजोर बांध जो है ये वर्ष 1955 में बनाया गया, वर्ष 1955 में। निकलती कहाँ से है, देवघर से निकलती है। ठीक है, उद्गम कहाँ है, देवघर। अभी हमने देखा देवघर में उद्गम है त्रिकूट पर्वत से। ठीक है, त्रिकूट पहाड़ी से। उसके बाद जो है दुमका में जब ये जाती है, दुमका में, तो दुमका में जो है इस पर एक बांध है जिसका नाम है मसानजोर बांध, जो वर्ष 1955 में बना है और कनाडा की मदद से बना है, कनाडा। ठीक है, कनाडा की मदद से ये बांध बना है वर्ष 1955 में। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट आप याद रखेंगे मयूराक्षी नदी के बारे में। झारखंड की एकमात्र जो है ये नाव चलाने योग्य नदी है मयूराक्षी नदी।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि झारखंड से देश के लाह उत्पादन का कुल कितने प्रतिशत का लाह जो है ये उत्पादन किया जाता है। ठीक है, लाह उत्पादन के दृष्टिकोण से जो है झारखंड देश के टोटल लाह उत्पादन का कितना प्रतिशत का उत्पादन करता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है यह है 50%। पूरे देश में जो लाह का उत्पादन होता है इसका 50% लाह का उत्पादन कहाँ से होता है, तो हमारे राज्य झारखंड से होता है। अगला जो क्वेश्चन है यह है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में वनों का कुल आच्छादन कितना है। ठीक है, कहा जा रहा है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार से जो है राज्य में टोटल कितने एरिया पर वनों का आच्छादन है, मतलब टोटल कितने एरिया पर वन है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है यह है 23,721.14 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 23,721.14 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों सबसे अधिक जो वन है वो कहाँ पर है, सबसे अधिक क्षेत्रफल के अनुसार से हम लोग बात कर रहे हैं, तो सबसे अधिक वन का किस जिला में है, तो वेस्ट सिंहभूम में। ठीक है, वेस्ट सिंहभूम में जो है ये सबसे अधिक वन है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। अगर हम लोग बात करें सबसे कम की, अगर हम लोग बात करें क्षेत्रफल के अनुसार से, तो किस जिला में सबसे कम है, तो ये है जामताड़ा में। वेस्ट सिंहभूम में जो टोटल वन है ये कितना है, तो 3368.44 वर्ग किलोमीटर। जामताड़ा में कितना है, ये मात्र 106.02 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, परसेंटेज की हम लोग बात कर लेते हैं। कई बार जो है क्वेश्चन इस तरह से आता है कि परसेंटेज के दृष्टिकोण से सबसे अधिक वनों का जो है सबसे अधिक प्रतिशत जो है ये किस जिले में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लातेहार। परसेंटेज के दृष्टिकोण से अगर हम लोग बात करें तो सबसे अधिक लातेहार में कितना है, 56% क्षेत्र पर जो है ये वन फैला हुआ है। दूसरा जो है न्यूनतम 1% की अगर हम लोग बात करें तो सबसे कम प्रतिशत जो है ये किस जिले में है, तो फिर से यहाँ पर जामताड़ा आएगा, जामताड़ा। और इसका टोटल कितना प्रतिशत है, 5.85%। यानी कि आप इसको कैसे याद रखेंगे, जामताड़ा में जो है प्रतिशत के अनुसार से बात करें या क्षेत्रफल के अनुसार से, जामताड़ा में सबसे कम वनों का आच्छादन है। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर हम लोग बात करेंगे तो पश्चिमी सिंहभूम जिले में सबसे अधिक वन। क्षेत्र परसेंटेज के अनुसार से बात करेंगे तो लातेहार जिला में सबसे अधिक वन। ठीक है, लातेहार जिला में वन का प्रतिशत कितना है, 56%। जामताड़ा जिले में वन का प्रतिशत कितना है, तो लगभग इसका जो है 1/10 यानी कि 5.85% के लगभग। टोटल वन कितना है, तो 23,721.14 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है गुमानी जलाशय परियोजना से जुड़ा हुआ। कहा जा रहा है कि गुमानी जलाशय परियोजना जो है ये किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है यह है दुमका। गुमानी जलाशय परियोजना जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो दुमका जिले में स्थित है। और हम लोग क्या क्या जान सकते हैं गुमानी जलाशय परियोजना के बारे में, तो दुमका के बरहेट प्रखंड में है। बरहेट प्रखंड, दुमका जिला का जो बरहेट प्रखंड है यहाँ पर स्थित है गुमानी जलाशय परियोजना। और किस नदी पर स्थित है, तो इस नदी का भी नाम है गुमानी। ठीक है, गुमानी जलाशय परियोजना है तो गुमानी नदी पर स्थित है। किस जिले में है, तो दुमका में स्थित है। अच्छा, एक चीज़ और, कब इसकी स्थापना हुई है, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। 7वीं पंचवर्षीय योजना, तो 7वें पंचवर्षीय योजना के तहत जो है इसकी स्थापना हुई है गुमानी जलाशय परियोजना की, जो कि दुमका जिले में स्थित है और दुमका के बरहेट प्रखंड में स्थित है ये गुमानी नदी पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है। ठीक है, पूरे देश की अगर हम लोग प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें तो ये है दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना जो है ये भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, दामोदर नदी घाटी परियोजना, जिसे हम लोग दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, और ये जो है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। कब ये अस्तित्व में आया है, तो 7 जुलाई यानी कि 7/7/1948। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 1 साल के अंदर ही जो है ये अस्तित्व में आ गया था दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, और हम लोग क्या क्या चीज़ जानते हैं इसके बारे में, ये परियोजना जो है ये दामोदर घाटी परियोजना ये किससे प्रेरित है, तो अमेरिका का एक है टेनेसी घाटी, टेनेसी वैली प्रोजेक्ट।
टेनेसी वैली प्रोजेक्ट जो कहाँ का प्रोजेक्ट है, तो अमेरिका का है। तो अमेरिका की एक प्रोजेक्ट है टेनेसी वैली प्रोजेक्ट, इसी से ये इंस्पायर्ड है दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ठीक है, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट। और दोस्तों इस योजना के तहत टोटल जो है ये 8 बड़े बांध बनाए गए हैं, 8 बड़े बांध हैं, 8 बड़े बांधों का निर्माण हुआ है इस दामोदर घाटी परियोजना के तहत। और दोस्तों ये झारखंड, ठीक है, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल की वर्तमान में जो है ये झारखंड और वेस्ट बंगाल की एक संयुक्त परियोजना है, ठीक है। तो ये है झारखंड की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना जो कि है दामोदर नदी घाटी परियोजना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि चांडिल बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है, ठीक है। तो चांडिल बांध जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है सरायकेला में, सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां जिला में ये स्थित है। और ये दोस्तों ये चांडिल बांध का निर्माण हुआ है स्वर्णरेखा नदी पर, ठीक है। ये स्वर्णरेखा नदी कौन सी नदी है, जो यहाँ नगड़ी रांची से निकलती है, नगड़ी रांची, ठीक है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो नगरी में है, रांची में। और यहाँ से ये निकलती है और स्वतंत्र रूप से जो है बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। और इसी नदी पर बीच में जो है इस स्वर्णरेखा नदी पर ही बीच में सरायकेला खरसावां जिले में चांडिल बांध का जो है निर्माण हुआ है, ठीक है, क्लियर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग 56.5 मीटर, 56.5 मीटर ऊंचा है, यानी कि काफ़ी ऊंचा बांध है ये। देखते हैं अगला क्वेश्चन, वर्तमान में राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है जेएसएससी के एग्जाम में पूर्व में पूछा गया है। तो पूछा जा रहा है कि वर्तमान में राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र का संचालन जो है ये किनके द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है स्किपा, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची, ठीक है, SKIPA, आप इसको ऐसे याद रखेंगे, स्किपा भी इसको कहते हैं, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची, ठीक है, श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ये है कि झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी जो है ये कौन सी मानी जाती है, कौन सी है झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है ये झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है, सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी और सबसे प्रदूषित, ठीक है। तो ये 3 चीज़ आप इसके बारे में याद रखेंगे कि दामोदर नदी जो है ये झारखंड की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, सबसे प्रदूषित नदी है, ठीक है। इस नदी को देव नदी के नाम से भी जानते हैं, देव नदी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है कि देव नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो देव नदी जो है ये दामोदर नदी ही देव नदी है, ठीक है। बंगाल का शोक भी कहते हैं, बंगाल का शोक, क्यों, इसमें बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाता है, अक्सर इसमें बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाता है, जिसके कारण जो है इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है, ठीक है। और ये निकलती कहाँ से है, आइए देखते हैं। ये निकलती है टोरी से, लातेहार जिला में, लातेहार जिले में टोरी में जो है इसका उद्गम स्थल है और मिल जाती है जाके हुगली नदी में, हुगली, ठीक है। टोरी से उद्गम है, हुगली में जो है जाके मिल जाती है, वेस्ट बंगाल में हुगली नदी में जाके ये दामोदर नदी मिल जाती है। सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है झारखंड की, सबसे बड़ी नदी है झारखंड की, सबसे प्रदूषित नदी है झारखंड की, देव नदी के नाम से जाना जाता है, बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये सभी जो है ये दामोदर नदी की विशेषताएं हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग, बिरसा मृग विहार जो है ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों बिरसा मृग विहार जो है ये खूंटी जिले में स्थित है, कालामाटी, ठीक है। बिरसा मृग विहार कालामाटी जो है ये कहाँ पर स्थित है, खूंटी जिले में स्थित है। दोस्तों ये बिरसा मृग विहार जो है ये मृग संरक्षण के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये है कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई है। दोस्तों झारखंड राज्य नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की जो स्थापना हुई है ये हुई है वर्ष 2001 में, ठीक है, वर्ष 2001 में इसकी स्थापना हुई है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष के बारे में भी हम लोग जान लें, ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष जो है इसके ये हैं श्री शशिकर सामंता, ठीक है, जो एक IAS अधिकारी हैं। ये वर्तमान में झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड के जो है ये अध्यक्ष हैं।
और इसकी जो स्थापना हुई है ये हुई है वर्ष 2001 में, यानी कि जब झारखंड राज्य अलग हुआ उसके ठीक अगले साल। आप इस तरह से आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है जेरेडा का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो जेरेडा जो है इसका फुल फॉर्म है झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी, यानी कि झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, डिपार्टमेंट एजेंसी। तो ये जो है ये जेरेडा का विस्तृत रूप है, जेरेडा का फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना भी वर्ष 2001 में हुई है। ठीक है, यानी कि राज्य गठन के ठीक अगले साल, है ना, 19 फरवरी 2001 को जो है जेरेडा की स्थापना हुई। तो अभी हमने क्या देखा कि झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड की स्थापना भी हुई है वर्ष 2001 में, और जेरेडा की भी जो स्थापना हुई है ये हुई है वर्ष 2001 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भगीरथ मांझी का संबंध जो है ये किस आंदोलन से है। ठीक है, भगीरथ मांझी का संबंध किस आंदोलन से है ये पूछा जा रहा है। दोस्तों इसके बारे में मैं बताऊंगा कि जब आदिवासी विद्रोहों के बारे में हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि भगीरथ मांझी जो है ये खैरवार आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा खैरवार आंदोलन। आइए देख लेते हैं, खैरवार आंदोलन जो है इसको भगीरथ मांझी का आंदोलन भी कहा जाता है, भगीरथ मांझी का आंदोलन। ठीक है, अब देखते हैं कि ये भगीरथ मांझी आंदोलन जो है ये कब हुआ था। तो ये हुआ था वर्ष 1874 ईस्वी में। ठीक है, संथाल परगना क्षेत्र इसका जो है मुख्य केंद्र था। ठीक है, संथाल परगना क्षेत्र जो है ये इसका मुख्य क्षेत्र था। और ये जो है इसमें क्या हुआ था कि भगीरथ मांझी ने इस आंदोलन के दौरान भगीरथ मांझी ने स्वयं को बौंसी गांव का राजा घोषित कर दिया था, बौंसी गांव। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं भगीरथ मांझी के बारे में। दोस्तों भगीरथ मांझी का जो जन्म है ये कहाँ हुआ था? तो गोड्डा में हुआ था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, गोड्डा जिला में हुआ था। तलडीहा नाम का एक गांव है, तलडीहा गांव में। तो गोड्डा जिले के तलडीहा गांव में भगीरथ मांझी का जन्म हुआ था। इन्होंने 1874 ईस्वी का खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था और स्वयं को इन्होंने इस दौरान बौंसी गांव का राजा घोषित कर दिया था। और ये जो आंदोलन हुआ था इसका प्रमुख क्षेत्र कहाँ था, प्रमुख केंद्र? तो ये था संथाल परगना क्षेत्र में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों यह है झारखंड की एकमात्र ऐसी कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है। दोस्तों इसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया है कि ये नदी है स्वर्णरेखा नदी, जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है और झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो ऐसा करती है, यानी कि जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। स्वर्णरेखा नदी के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि इसमें जो है इसके रेत में सोने का कण जो है ये पाया जाता है। ठीक है, सोने का कण पाया जाता है और इसीलिए इसका नाम भी जो है ये स्वर्णरेखा रखा गया है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि एकमात्र ऐसी नदी जो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है, इसका उत्तर हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी। तो दोस्तों ये थे आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसके बारे में हमने आज डिस्कस किया। उम्मीद है ये पूरा वीडियो जो है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन अकेडमी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी आने वाले अपडेट्स हैं इसका सभी का नोटिफिकेशन जो है आपको समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।